ये वीडियो है चीज़ों के बारे में, जैसे कि फोन्स, लाइट बल्ब, कार्स और एक एक्चुअल कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र जिन्होंने इन चीज़ों को जानबूझ के खराब बना दिया। यूएसए में एक फायर स्टेशन है, प्लीजेंटन फायर डिपार्टमेंट स्टेशन 6, जो कि लिवरमोर कैलिफोर्निया में है। और यहाँ पे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कंटिन्यूसली ऑन लाइट बल्ब है, जो कि 1901 से यानी पिछले 120 साल से कंटिन्यूसली ऑन है और आज तक चल रहा है। यूजुअली जो पुराने लाइट बल्ब आते थे उनका लाइफ स्पैन 4000 से 8000 आवर्स ही होता था, बट ये तो 10 लाख घंटों से भी ज्यादा चल चुका है और अब तक चल ही रहा है यार। अगर आप सोचोगे इसके बारे में तो आपके माइंड में यहाँ एक क्वेश्चन आएगा, इस लाइट बल्ब में ऐसा क्या खास है, ये इतना कैसे चल गया। 1879 में थॉमस अल्वा एडिसन ने कार्बन फिलामेंट का यूज करके लाइट बल्ब बनाया और जो कि 14 घंटे चला और फिर धीरे धीरे फिलामेंट कार्बन से टंगस्टन में चेंज हो गया, जिसकी वजह से लाइट बल्ब की लाइफ स्पैन यानी जीवन काल बढ़ने लगा और 1920 आते आते ये 2 से 2500 घंटे बढ़ गया। बट यही वो टाइम है जिसके बाद इसकी लाइफ घटनी शुरू हो गई। जिनेवा स्विट्जरलैंड 1924 में एक सीक्रेट मीटिंग हुई। जितने भी टॉप एग्जीक्यूटिव्स थे ना बड़ी बड़ी लाइट बल्ब कंपनीज के, उनके बीच में उन कुछ कंपनीज में से थी जैसे फिलिप्स फ्रॉम यूएसए, टोक्यो इलेक्ट्रिक फ्रॉम जापान, ओसराम फ्रॉम जर्मनी, एसोसिएटेड इलेक्ट्रिकल लिमिटेड फ्रॉम यूके और बाकी भी कुछ कंपनियां थी। उन्होंने मिलके एक फीबस कार्टेल बना, नेम्ड आफ्टर फीबस, ग्रीक गॉड ऑफ लाइट। इन सारी कंपनीज ने मिलकर काम करना शुरू किया ताकि ये पूरे वर्ल्ड की सप्लाई को कंट्रोल कर सके। और जो सबसे बड़ा खतरा था इन कंपनीज के लिए वो था लंबे समय तक चलने वाले लाइट बल्ब। जैसे 1923 में ओसराम ने 6 करोड़ लाइट बल्ब बेचे और 1924 में सिर्फ 3 करोड़। लाइट बल्ब थोड़े लंबे टाइम के लिए चल रहे थे, जिसकी वजह से कस्टमर दोबारा उनका प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे थे और जिसकी वजह से उनकी सेल्स कम हो रही थी। और तब सारी कंपनीज ने एग्री किया कि वे अपने लाइट बल्ब की लाइफ स्पैन यानी जीवन काल को सिर्फ 1000 घंटे तक लिमिट ही कर देंगे। और ये इंश्योर करने के लिए कि सब 1000 घंटे चलने वाला ही लाइट बल्ब बना रहे हैं, सबको अपनी फैक्ट्री से कुछ सैंपल भेजने हुआ करते थे टेस्टिंग के लिए। और अगर उनके लाइट बल्ब 1000 घंटे से ज्यादा चलने वाले मिलते थे तो उन्हें फाइन भरना पड़ा करता था और ये फाइन्स के एक्चुअली रिकॉर्ड भी है। फीबस कार्टेल बनने के बाद लाइट बल्ब की लाइफ कम हो गई और 1934 के आते आते ये 1200 आवर्स तक आ गई थी। और जैसा कि कंपनीज ने सोचा था, 1926 के बाद 4 साल में ही उनका प्रॉफिट 25% बढ़ गया। और वन ऑफ द रीजंस ये लाइट बल्ब 120 साल से ज्यादा चल रहा है वो ये है कि ये फीबस कार्टेल बनने से पहले बनाया गया था। अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट भी है मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगा। फीबस कार्टेल 1930 में खत्म हो गया, वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तब। इस कार्टेल को खत्म हुए 90 साल से ज्यादा हो गए हैं, बट आज भी कुछ कंपनीज हैं जो इनके नक्शे कदम पे चल रही हैं और अपने प्रोडक्ट का लाइफ स्पैन खुद ही कम कर रही हैं जानबूझ के। इस टैक्टिक का नाम है प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस। और आज के टाइम पे एक सबसे बड़ा एग्जांपल है प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस का एप्पल। 2017 में एप्पल ने एक iOS अपडेट निकाला, जिसके बाद जितने भी पुराने फोन थे वे स्लो हो गए, जैसे कि उनकी एप्स देरी से खुलने लग गई, वे अपने आप फोन बंद होने लग गया। और फिर एप्पल को जब पूछा गया तो उसने कहा कि हाँ, मैंने परफॉर्मेंस स्लो की है ताकि इनकी बैटरी लंबी चले। तो भाई सुन, तू पहले ही हमें रिमूवेबल बैटरी दे देता आईफोन में तो ये दिक्कत ही ना आती ना। और इसकी वजह से एप्पल कंपनी इस पे काफी केस भी हुए। 2020 में इन्होंने कुछ करोड़ों रुपए फाइन भी भरा इस चीज के ऊपर, बट वो रकम भाई बहुत छोटी है जितना उन्होंने प्रॉफिट कमाया पुराने फोन स्लो करके। सेम केस विद प्रिंटर्स। कंपनियां ज्यादातर प्रिंटर सस्ते में बेचती हैं, कभी कभी लॉस में भी, ताकि उनका मार्केट शेयर बढ़े। और कंपनी का जो पैसा है यार वो प्रिंटर से नहीं आता है, उसकी इंक बेच के आता है बाद में। और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक या टेक चीजों में ही नहीं है, बुक्स को ही ले लो यार। हर साल पब्लिशर एक नया एडिशन बना देता है बुक्स का और बहुत थोड़ा चेंज करेगा, जैसे कि चैप्टर आगे पीछे कर देगा, पेज नंबर आगे पीछे कर देगा, जिसकी वजह से भाई स्टूडेंट्स को नई किताबें खरीदनी पड़ती। अब मेरे को ये बताओ, जो पुरानी किताबें जो बिल्कुल ठीक है उसमें से नहीं पढ़ सकते थे क्या वे? बट पढ़ें कैसे? फिर इनको प्रॉफिट नहीं होगा ना उस चीज से। जो खाने पीने की चीजों पे भी जो एक्सपायरी डेट होती है वो भी एक्यूरेटली ये नहीं बताती कि फूड कब तक चलेगा। इस पे भी काफी रिसर्च हुई है और उन्होंने ये पता लगाया है कि एक्सपायरी डेट के बाद भी काफी प्रोडक्ट्स खाए जा सकते हैं। एक्चुअली ये बेस्ट बाय, यूज्ड बाय, सोल्ड बाय आपको ये नहीं बताती
कि फूड कब तक खाना सेफ है। देखो भाइयों, खाने का क्या है, बहुत सिंपल है। अगर आप ढंग से नहीं उसको स्टोर करोगे तो वो एक्सपायरी डेट से पहले भी खराब हो जाएगा। एक्सपायरी डेट बस इन्होंने इसलिए लगा रखी है भाई कि आप उन प्रोडक्ट को फेंक दो जो बेशक ठीक हो, और फिर आप उनका एक नया प्रोडक्ट खरीद लो। सेम कॉन्सेप्ट प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस। और यार यहाँ तक इन्होंने वाटर बोतल पे भी एक्सपायरी डेट दे रखी है। और यार मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर वाटर बोतल कोल्ड स्टोरेज में स्टोर हो रखी है तो उसके अंदर जो पानी है वो कभी भी खराब नहीं होगा। उसकी ना स्मेल चेंज होगी, ना कोई टेस्ट चेंज होगा, कुछ भी नहीं होगा उसे। और कोई इन महारथियों से ये पूछेगा कि भाई आपने एक्सपायरी डेट क्यों लगा रखी है वाटर बोतल पे भी, तो यार ये कहेंगे कि यार वो पानी के लिए नहीं है, वो तो हमारी प्लास्टिक बोतल के लिए है। अच्छा, प्लास्टिक डिकम्पोज होने में 1000 साल लेता है। 1000 साल, समझ रहे हो ना, 1000 साल। यूएसए में तो ये चीज इतनी ज्यादा खराब है कि 40% ऑफ टोटल फूड सप्लाई पे फेंक देते हैं क्योंकि वो एक्सपायरी डेट से बाहर हो गई। बस यही कारण है। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा जानना है तो ये वीडियो देखिए। टेक इंडस्ट्रीज में आपको काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ मिलेगी कि आपका प्रोडक्ट जो है वो जल्दी ख़राब हो गया है और उसको वे रिपेयर भी नहीं करने देंगे आपको। आजकल इसी टॉपिक पे एक बड़ी डिबेट चल रही है इंटरनेशनली, राइट टू रिपेयर। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा जानना है तो ये MKBHD वाली वीडियो देखिए। हाँ, तो अगर कंपनियां ड्यूरेबल प्रोडक्ट बनाने लग जाएंगी, ऐसे प्रोडक्ट जो कि लंबे समय तक चलें, तो क्या ये दिक्कत खत्म हो जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी वजह से। अब हम इस बात को समझते हैं। 1908 में हेनरी फोर्ड ने वर्ल्ड की पहली मास मार्केट कार बनाई, मॉडल टी। हेनरी फोर्ड ने इस कार को अफोर्डेबल, इजी टू कंट्रोल और ड्यूरेबल यानी लंबे समय तक चलने वाली बनाया। 1922 में हेनरी फोर्ड ने कहा, हम चाहते हैं कि जो भी आदमी हमारी कार एक बार खरीद ले उसको कार जीवन में फिर दोबारा कभी भी नहीं खरीदनी पड़े। हम कोई ऐसी इंप्रूवमेंट नहीं करते हैं जिसकी वजह से पुराने जो मॉडल हैं वे ऑब्सोलीट हो जाए। मगर 1920 के आते आते 55% अमेरिकन हाउस होल्ड के पास कार थी, मतलब कि जो भी अफोर्ड कर सकते थे सबके पास कार थी लगभग, जिसकी वजह से फोर्ड और जनरल मोटर्स दोनों की सेल्स कम हो गई। और 1921 में डुपोंट, जो कि एक केमिकल और पेंट कंपनी है, उसने मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स खरीद लिए जनरल मोटर्स में और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया, कार्स को अलग अलग कलर्स में पेंट करना। उस समय तक सिर्फ कार्स ब्लैक कलर में आती थी। हेनरी फोर्ड कहते थे कि आप कोई भी कलर की गाड़ी चूज कर सकते हो जब तक वो कलर ब्लैक है। जनरल मोटर्स को कुछ साल लगा एक्सपेरिमेंट करने में, बट 1924 में उन्होंने पहली कार्स निकाली अलग अलग कलर्स में। और जो उन्होंने ट्रिक यूज की वो आप आज भी देख सकते हो। हर न्यू ईयर पे वे कार का अलग कलर निकाल देते। उनका जो एम था ना यार, वो सिर्फ फोर्ड की मॉडल टी को पुराना दिखाना नहीं था, मगर अपनी पुरानी गाड़ी को भी पुराना दिखाना था, ताकि वे नए कस्टमर्स को लुभा सकें कि वे अपनी पुरानी गाड़ी को बेचें और उनकी नई गाड़ी खरीदें। 1955 आते आते जनरल मोटर्स सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी पूरे वर्ल्ड की। और यार आज की भी जो सबसे बड़ी टेक कंपनी है वो भी तो सेम ही तो कर रही है। क्या नाम था उसका? ऑरेंज था, मैंगो था, एप्पल भाइयों, एप्पल। मतलब वो बिल्कुल ही सेम रूल्स फॉलो कर रही हैं। आई मीन हर साल नए नए कलर्स, चेक। हर साल नया नया स्टाइल, चेक। हर साल थोड़ी सी टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, चेक। लोगों को उल्लू बना के अपना प्रोडक्ट बेचना, चेक। इन सब की इंस्पिरेशन यार फैशन से आती है, जहाँ पे एक रियल इनोवेशन इज क्लोज टू इम्पॉसिबल। लोगों में वो अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए, वो चुल लाने के लिए वे हर साल नया नया स्टाइल लॉन्च कर देते हैं, मोस्टली जो एक ही सीजन चलता है। इन सब में बड़ी दिक्कत ये है कि ये जो स्टाइल्स हैं ये लिमिटेड हैं और ये खत्म हो जाते हैं। फिर कंपनीज क्या करती है? रिसाइकल। आईफोन में भी आप ये रिसाइकलिंग ट्रेंड देख सकते हो। जैसे कि यार आईफोन के किनारों को ही ले लो, जो एजेस जो होती हैं, पहले वे शुरू में राउंड थी, फिर आईफोन 5 में वे स्क्वायर हो गई, फिर वे राउंड हो गई जैसे कि आईफोन 7 में, फिर वे दोबारा से स्क्वायर हो गई। अब जो लेटेस्ट आ रहे हैं उनमें स्क्वायर है। और आप कितने की बैट मुझसे लगाओगे कि आईफोन 14 में वे दोबारा राउंड हो जाएंगी? पॉइंट ये है मेरा कि डिजाइन में कुछ बेस्ट नहीं होता, बस डिफरेंट होता है। बस वही बहुत है हमें बार बार ये याद दिलाने के लिए कि हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। बस तो भाइयों आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई इसको लाइक कर दो प्लीज़, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो बनाने में। कमेंट कर दो, मेरे को बताओ भाई, मेरे से बात करो, आपको क्या टॉपिक्स चाहिए आगे आने वाली वीडियोस में, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। धन्यवाद, बाय बाय, नमस्ते जी।